मुंबई में आंधी तूफान देखने को मिल रहा है और अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया है। अभी आंधी तूफान आया है, ओले भी गिरे हैं, कई जगहों पर बिजली कट गई है, फ्लाइट सर्विस भी प्रभावित हुई है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं और समय में बदलाव किया गया है। हालांकि आंधी तूफान से लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी, तापमान 35 डिग्री के करीब चला गया था, लेकिन अब बारिश की बूंदाबांदी होने से अगले कुछ दिन तक तापमान में कमी होने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। तो मुंबई के मौसम का हाल बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं विवेक से। तो विवेक बताएं, अभी क्या माहौल है वहां पर, मौसम का मिजाज कैसा है? दीपाली, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि शाम के 4 बजे के आसपास अचानक मौसम ने बड़ी करवट ली और जब शुरुआत में जो 4 बजे के आसपास तेज आंधी चली और कुछ इलाकों में और मुंबई के जो वेस्टर्न सबब हैं और मुंबई के जो बाकी जो एमएमआर रीजन है वहां पर तेज बारिश भी हुई है, ओले भी गिरे हैं। साउथ मुंबई में तेज आंधी के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 4 बजे से पहले मुंबई में कड़ी धूप निकली हुई थी, लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन 4 बजे के बाद अचानक ये तेज तूफान और आंधी चली है। और जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई के कुछ हिस्सों में कुछ घटनाएं भी हुई हैं। एक बड़ा साइन बोर्ड है जो वो मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक पेट्रोल पंप पे गिरा है, उसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग इंजर्ड हैं। मुंबई के वडाला इलाके में भी एक टावर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक टावर्स होते हैं वो गिरे हैं, उसमें भी कुछ लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इस पे बीएमसी और बाकी की जो टीम है वो मौके पे पहुंच रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 7 लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी मिली है। ऐसे जो छोटी छोटी घटनाएं मुंबई और आसपास के इलाकों में भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जो मौसम अचानक चेंज हुआ है, आंधी तूफान आया है, इसकी जानकारी जो है वो आईएमडी ने पहले नहीं दी थी, जिसकी वजह से लोग अलर्ट नहीं थे। और कई जगहों पर ये जो घटनाएं हुई हैं उसका जायजा अब बीएमसी के साथ साथ जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है अलग अलग इलाकों के वो ले रहे हैं। दीपाली जी, शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो विवेक बता रहे थे कि किस तरह से मुंबई में मौसम में अचानक बदलाव आया है और जानकारी ये भी मिल रही है जो छोटी घटनाएं अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है, 7 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 बजे तक कुल 52% से ज्यादा मतदान फिलहाल हो चुका है। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजय तिवारी। तो संजय बताएं कि क्या कुछ वहां पर माहौल है और वोटिंग कैसी चल रही है? दीपाली, जैसे हमारे साथी विवेक बता रहे थे कि मुंबई के मौसम में बदलाव है, वैसे ही यहाँ पर वोटर भी अब सियासी बदलाव लाने के लिए तैयारी में हैं या नहीं, वो यहाँ की जो लोग हैं वो कतार में लगे, उनको देखकर समझा जा सकता है। लोग यहाँ पर हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, 30% से कम पोलिंग हुई है 3 बजे तक। और पूरे तेलंगाना में बात करें तो 52% पोलिंग हुई है, तो पोलिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम है और ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन लोग अब घर से जो अभी तक वोट देने नहीं निकले थे वो निकलने लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में जो 13 ऐसे असेंबली क्षेत्र हैं, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के 13 असेंबली क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 4 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन बाकी सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं वहां 6 बजे तक वोटिंग होनी है और वो चल रही है। आखिरी दौर है, 5 बज चुके हैं, 1 घंटा बचा है। कुछ लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर, वोट करने के लिए आए हैं, क्या इश्यूज हैं आपके सामने? सब हम जो है सो वोट इसलिए देना चाहते हैं कि जो है हैदराबाद में पीस, प्रॉस्पेरिटी और जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट हो और जो है जीने दो की थ्योरी रहना, सब हरा खुश रहना, उस प्रॉस्पेरिटी के तहत हम वोट देने आए हैं। जियो और जीने दो की थ्योरी पे काम कर रहे हैं। हैदराबाद की जो आवाम है वो यहाँ पे लगी हुई है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या इश्यूज हैं जो आपके नज़र में है, जो सोच के आप वोट करने जाएंगे।
इश्यूज़ तो कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पीसफुल है। दुआ फरमाइए सबके लिए। अच्छा, तो ये जो है, अब ये आप देखें यहाँ पे कुछ मुस्लिम खवातीन भी यहाँ पर लगी हुई हैं लाइन में। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या सोच के वोट करने जा रही हैं आप? कोई इश्यूज ऐसे जो आप बताना चाहें, जो आपको लगता है कि इस समय ज़रूरी है उसको एड्रेस करना और अपने वोट के ज़रिए आप वो एक्सप्रेस करेंगे? नहीं बोलना चाहती हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम होना एक चिंता का विषय है। आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के इलेक्शन हो रहे हैं और वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में कई जगह से झड़प की खबरें आई हैं, मारपीट की भी खबरें आई हैं, एक जगह गाड़ी जला दी गई है, पथराव की भी खबरें आई हैं। लेकिन कुल मिला के जो है आंध्र प्रदेश में पोलिंग जो है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, खास करके रूरल एरियाज़ में। लेकिन सिटीज़ में जो है वो वोटर्स कम निकले हैं, ये ज़रूर चिंता की विषय है। इस समय हैदराबाद में ये चार मीनार के पास का पोलिंग स्टेशन है। मैं आपको बताऊं कि हम कम से कम 10 पोलिंग स्टेशन पे गए, लगभग सब खाली मिले थे। इसी पोलिंग स्टेशन पे शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं एक नई खबर की ओर। प्रजातंत्र की क्यारी में लोकतंत्र के फूल खिलते हैं, जिसके माली मतदाता होते हैं, ऐसा कहना है स्वामी मुस्कुराके का। उज्जैन में हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने खास बातचीत की है उनके साथ, देखिए। देखिए, ऐसा है 5 वर्ष में आया है मौका, 5 वर्ष में आया है मौका और आप न देना स्वयं को धोखा। ये महापर्व है, ये देश के लोकतंत्र का महा उत्सव है और इस प्रजातंत्र की क्यारी में लोकतंत्र के फूल खिलते हैं और प्रजातंत्र के माली होते हैं मतदाता, जो उस क्यारी को सींचते हैं, अभिसिंचित करते हैं अपने मतदान से। इसलिए अधिक से अधिक मुस्कुरा के मतदान करिएगा। देखिए, पहले का समय था जब राजा पेट से पैदा होता था। पेट से पैदा होने का मतलब पहले एक परंपरा थी कि इस प्रदेश में, इस देश में परंपरा के अनुसार राजा होगा। फिर वक्त बदला और बैलेट का समय आया तो राजा पेटी से पैदा होने लगा। राजा पेटी से पैदा होने लगा, क्या बात है, खिलखिला के बात बोलिए साहब। सर, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हमें जो पूरे देशवासियों को जो आज़ादी के बाद अधिकार मिला है, उस अधिकार का अगर सदुपयोग हम नहीं करते तो यह इससे बड़ा धोखा हम अपने आप को कोई दे नहीं सकता। खिलखिला के कुछ बताइए, नाम तो आपका स्वामी खिलखिला के। जी, ऐसा है, मुस्कुराहट और खिलखिलाहट तो हमेशा बनी रहना चाहिए और हर कार्य को खिलखिला के ही करना चाहिए। मतदान, लोग इसको एक सादा चीज सोचते हैं लेकिन गलत है। ये ऐसा होना चाहिए कि हर काम जैसे मुस्कुरा के, खिलखिला के और दिल मिला के करते हैं, उसी प्रकार ये जो लोकतंत्र का हम नया सपना देख रहे हैं, उसके अंदर हर चीज मुस्कुराहट और खिलखिलाहट के साथ होना चाहिए। स्वामी दिल मिला के, आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। अब ये चुनाव तो दिल मिले होते तो इतना फिर लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे होते? देखिए, हिंदुस्तान के सारे बालिगों में फर्ज है आज मतदान करना, पहला कर्तव्य है आदमी का। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मतदान अवश्य करें। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। सीधा वहीं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी की ये सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अब मंच पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो पूरा कारवां है उस पर वो सवार हो चुके हैं। साथ में उनके साथ तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और जन सैलाब उमड़ा है, हर तरफ आपको दिखाई देगी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों की भीड़, जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक खींचना चाहते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं। कुछ ही देर में इस रोड शो की शुरुआत हो जाएगी और आपको बता दें करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं। पूरी तरह से वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और आप देख रहे हैं अब वो अपने कारवां पर सवार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं।
के बीच आप जाएंगे तो उनको लगता है कि हाँ, मोदी जी तो हमारे अपने ही हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। ये तो काशी में भाव है ही, क्योंकि इस हद तक लोग प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। देखिए, मातृशक्ति का महिलाएं बड़ी। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं और आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आज मेगा रोड शो किया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें आप देखेंगे, चारों तरफ आपको यहां पर लोगों का हुजूम दिखाई देगा। हाथ में झंडे लिए, बीजेपी के बैनर लिए यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हो रहा है। अगर नामांकन की बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले काल भैरव के दर्शन करने भी जाएंगे। और आज के कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जिसकी शुरुआत हो गई है। हम देख रहे थे कि पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार वाराणसी में तैयारियां की जा रही थी और लोगों में खासा उत्साह था। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय वहां मौजूद थे, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वो भी बता रहे थे कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, युवा हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और अब वो मौका आ गया है हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ताओं का, जितने भी लोग वहां मौजूद हैं उनका अभिवादन प्रधानमंत्री यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। और उनके साथ आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हर तरफ जन सैलाब आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसकी शुरुआत वाराणसी में हो चुकी है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है वहां पर, बताएं। देखिए, जो रोड शो की शुरुआत हुई, जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल है। और रोड शो अभी बीएचयू गेट से शुरू हुआ है और बीएचयू गेट से रोड शो शुरू होकर के 4 किलोमीटर का सफर शुरू किया जाएगा। और जगह जगह ऐसे 11 बीट बनाए गए हैं जहाँ पे हर राज्य के अलग अलग रंगों में, सांस्कृतिक रंगों में लोग वहाँ पर हैं। और फिर जगह जगह पुष्प वर्षा किया जाएगा। 5000 किलो गुलाब की टोकरियाँ लाई गई हैं शहर से, शहर के आसपास से। और हर जगह हर शख्स अपने तरीके से प्रधानमंत्री को कह सकते हैं आशीर्वाद दे रहा है या फिर शुभकामनाएं कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये नज़ारा गोदलिया चौराहे का है, जहाँ पे आकर के रोड शो खत्म होगा। यहाँ आते आते 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अभी से यहाँ पे माहौल देखिए। यहाँ पे बनारस के 251 ब्राह्मण हैं जो वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और वैदिक मंत्रोच्चारण करके ये दरअसल प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस उच्चारण की आवाज आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। दूसरे मंच पे यहाँ पे देखिए, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए लोग वहाँ पर हैं। दोपहर से इस भरी गर्मी में कोई राम भजन गा रहा है तो कोई हनुमान चालीसा गा रहा है। और ये जो मैं चाहूँगा कि पूरी सड़क दिखाएं यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने का नज़ारा, यहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे। जो सामने जहाँ तक दिख रहा है आपको, ये दरअसल प्रधानमंत्री के रोड शो का रास्ता है, वहाँ से आएंगे। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे आकर के अपने रोड शो के कार्यक्रम को खत्म करेंगे। करीब 7, साढ़े 7 यहाँ पे बनने की संभावना है। और फिर कल प्रधानमंत्री का यहाँ पे नामांकन होगा 11:40 पे। जी बिल्कुल, जिस तरह से लक्ष्मण रॉय आपको बता रहे थे और सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और 5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता तय करेंगे। और जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि 7:30 शाम 8 बज जाएंगे जब ये पूरा रोड शो कंप्लीट होगा।
तो चलिए आगे भी इस पर आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से आपको सीधा लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां इस वक्त पीएम मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है और लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि लंका चौक से शुरुआत हो गई है रोड शो की, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, लंका चौक से शुरुआत हुई है रोड शो से। अब उसका समापन जो है माना जा रहा है ये जो गदौलिया चौराहा यहाँ पर होगा। गदौलिया चौराहा कह सकते हैं कि पूरे बनारस का एक लैंडमार्क है। जब स्मार्ट सिटी बनाने की बातचीत हुई थी, जब शहर को सौंदर्यीकरण की बात हुई थी, उस वक्त इसी गदौलिया चौराहे को पूरा सजाया गया था। और आसपास देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाए कि वाकई बनारस की बदलती तस्वीर किस तरीके से यहाँ पे गदौलिया चौराहे पे दिख रहा है। और ये गदौलिया चौराहे से इधर का जो रास्ता है, मेरे दाएं हाथ की तरफ का रास्ता है, ये जाता है पूरे रोड शो के रास्ते पे, जहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे। आने में यहाँ पे घंटा 2 घंटा का वक्त लग सकता है, लेकिन लोगों के बीच में यहाँ पे उत्साह काफी ज्यादा है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के। और यहाँ पे करीब जगह जगह 11 अलग अलग सांस्कृतिक रंगों पे लोगों को अलग अलग बीट पर रखा गया है, जो हर राज्य के अपनी अपनी परंपरा के साथ अपने तरीके से प्रधानमंत्री की झलक पाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और ऐसे भी लोग मिले जो हमारे चैनल के काफी पुराने दर्शक भी थे, तो उन्होंने पहचान लिया। तो मैंने कहा ये आपको चैनल पे एक दूसरे तरीके से ले चला जाए। युवा है, इनसे सबने, आप लोग बनारस के ही हैं? हम लोग यही बनारस के ही हैं। 10 साल में बनारस में क्या बदला है यहाँ पे? बहुत विकास हुआ है, बिजली, पानी, सड़क सब बढ़िया हो गया। सब बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मोदी की वजह से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इतनी विकास हम लोगों ने अपने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी। बनारस में कब से आप रहते हैं कि पैदाइश यहीं की? मेरी पैदाइश ही बनारस काशी की है। आज 40 साल उम्र हो गई, मैं काशी से ही, मैं पैदाइश है। आप क्या करते हैं? मेरा व्यापार है, बिजनेस है, कपड़े का। कपड़े का बिजनेस है। देखिए किस तरीके से 10 साल में अपने आप को बदलते हुए देखा। ये लोग तो कह रहे हैं पूरा बनारस बदल गया है। पूरा बदल भी गया है और हम लोग CNBC आवाज के ट्रू फैन हैं। आज अमित शाह ने ट्वीट किया है कि आप लोग स्टॉक जितना गिरे उतना खरीदिए, क्योंकि इस बार 400 प्लस फिर से आने वाला है और स्टॉक मार्केट एकदम अप जाएगा। इस बार 400 पार का नारा हमारा एकदम कंफर्म होगा। मोदी जी ने लगाया। 40 वालों को मौका मिले तो 500 पार करा दे हम लोग। देखिए उत्साह यहाँ पे कितना ज्यादा है। आप कुछ कहना चाहें? मैं हाजी हमीदुल अल्पसंख्यक मोर्चा सिया समाज के, ये हमारे लोग हैं, सिया समाज की टीम है। सिया समाज जंग संघ के जमाने से भाजपा में जुड़ा हुआ है। उनका वोटर भी है, सपोर्टर भी है, दोषीपुरा है। हर हर मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किया बनारस के लिए, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2024 के बाद जो विकास बाकी रह गया है वो विकास पूरा करेंगे, उनका ये वादा है। तो बिल्कुल, जो बनारस को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों से मिलते प्यार को प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार इजहार किया है, उसकी झलक आपको यहाँ के बनारस के हर गलियों में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आप किसी से ना भी पूछे, कैमरा रोक के खड़े हो जाइए, लोग खुद ब खुद बताने को आ जाएंगे कि हमारे जन्म से पहले से सीवर लाइन था वो कैसे बदल गया, हमारे जन्म से पहले से किस तरह से बिजली की तारें बिछी थी वो कैसे बदल गई। तो जो चमत्कार उन लोगों ने महसूस किया है, उन लोगों ने शायद अपेक्षा नहीं की थी। और शायद यही वजह है कि ये रोड शो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। और 4 किलोमीटर तक के रोड शो को किस तरीके से रखा गया है कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है, और ये आपको एक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हर तरफ बड़ा जन सैलाब है और हर कोई उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। शुक्रिया ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 को सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है और एनडीए आराम से 400 का आंकड़ा पार कर लेगा। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं
कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 40 साल की राजनीति में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वे मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ मेगा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत। आप आज हमारे साथ हैं, आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही हैं जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे CNBC आवाज पर।